हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस इजी इंग्लिश दारू बाय बाला सर, है ना? इजी विथ बाला, सॉरी सॉरी माफ़ कीजिएगा, इजी विथ बाला चैनल में, जो कि पुराना चैनल है हम लोग का, नया चैनल है एमके विज़डम एकेडमी, उसमें। तो इसमें मैं स्वागत करता हूँ। ये हिंदी का चैप्टर है, मैं हिंदी इसमें शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि एसएससी जीडी 2026 को लेकर के हिंदी है। अभी आपके पास आधा लगभग 10 तारीख है, तो 20 दिन इधर और जनवरी पूरा, तो लगभग 60 दिन है आपके पास, यानी कि 2 महीना। तो इस 2 महीने में हम क्या करेंगे, हिंदी चैप्टर वाइज़ पहले पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत लोगों का होता है ना कि पहले हम प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट तब पढ़िएगा जब आपका टोटल जो चैप्टर है वो मजबूत होना चाहिए, बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट से हम नंबर बूस्ट करते हैं। तो ये पहले चैप्टर वाइज़ हम पढ़ेंगे, चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम इसको प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, है ना? उसके बाद तो इसमें टोटल कितना 18-20 चैप्टर जो भी होंगे हिंदी में, जो एसएससी जीडी में आते होंगे, वहाँ से हम पढ़ेंगे, है ना? ये आपके लिए जीडी में एक रीजनिंग, एक हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से आप 20 से 20 क्वेश्चन पूरा से पूरा कर सकते हैं और 40 से 40 नंबर उठा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब हम रीजनिंग भी पढ़ाएँगे। तो जैसे 40 क्वेश्चन हो गया आपका, ये 40 क्वेश्चन हो गया, 40 नंबर हो गया आपका हिंदी में, प्लस 40 नंबर हो गया आपका रीजनिंग में, यानी कि 160 में आप 160 नंबर का टोटल पेपर होता है। 20-20 क्वेश्चन के 4 सब्जेक्ट, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। तो 160 में तो 40 आराम से ले आएंगे आप, क्योंकि हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो ये हिंदी जो चैप्टर वाइज हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें, और रीजनिंग भी चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट चलेंगे, और ये डेली नहीं आएगा, अल्टरनेटिव आएगा, या तो फिर एक दिन छोड़ या फिर 2-2 दिन छोड़ के आएगा, क्योंकि बीच में बाला सर का भी आएगा ना वीडियो, या तो फिर रीजनिंग का भी बीच में आएगा, तो 2 दिन छोड़ के आएगा। तो आप 40 से 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जीडी में रीजनिंग और हिंदी, यही 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें से आप 40 में 40 नंबर आराम से उठा सकते हैं एकदम ईजी से। बाकी मैथ और जीएस तो सबका हाई फाई रहता है। यही दोनों सब्जेक्ट है ऐसा जो नंबर पूरा से पूरा उठाने लायक है। तो हम आपके साथ आज से शुरू करेंगे एसएससी जीडी का हिंदी, जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं संज्ञा, यानी कि नाउन चैप्टर से, संज्ञा से, और ये बेसिक चैप्टर है संज्ञा। तो संज्ञा से शुरू करेंगे, जितना जहां तक होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कारक, जितना भी होता है ऑल टोटल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा। इजी विथ बाला, बार बार बता रहे इजी विथ बाला चैनल में, ठीक है। शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी शुरू करने से पहले कुछ चैप्टर है, विषय सूची है, जो कि हिंदी एसएसजीडी में हिंदी जो आते हैं, इसमें से ना एडवांस लेवल के आते हैं, अर्थमेटिक नहीं, जैसे वर्णमाला हो गया, अहंकार हो गया, अहंकार, या फिर तत्सम तद्भव भी पूछे जाते हैं। 2023 में तत्सम तद्भव का 2023 या उससे पहले एक भी प्रश्न नहीं था, लेकिन 24 में और 25 में पूछे गए हैं, तो वो भी चैप्टर हम डालेंगे। जैसे देशज विदेशज हो गया, संकर शब्द हो गया, है ना, ये सब। तो चैप्टर हम कौन कौन से वो पढ़ लेते, कौन कौन पढ़ेंगे, जैसे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इसमें से 1 से 2 प्रश्न जरूर आता है। वो कितने प्रश्न आते हैं वो आगे लिखा हुआ है ना। इसमें मुहावरे लोकोक्तियां हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसके लिए एक शब्द होगा ना, वो सब, है ना। उसके बाद पर्यायवाची बोलिए या समानार्थी बोलिए, दोनों एक ही होता है। उसके बाद विलोम शब्द, एंटोनिम, अनेकार्थक शब्द एवं शब्द युग्म, अनेकार्थक शब्द का एक शब्द इतना लंबा लिखल रहेगा, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे वो, है ना। उसके बाद शब्द विचार, तत्सम तद्भव, ये आपका नया चैप्टर है, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एसएससी जीडी को लेकर के। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, उसके बाद वाक्य शुद्धि है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, खाली स्थान भरे, वाक्यांश का प्रतिस्थापन, ये वाक्यांश बदल के इसके जगह पर कौन सा सूट करता है वो। संज्ञा सर्वनाम, जैसे हम संज्ञा पढ़ेंगे, जैसे संज्ञा का एक दिन क्लास चलेगा, सर्वनाम का भी एक दिन चलेगा, है ना, ऐसा। फिर विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, वाच्य, वाक्य विचार, संधि, समास। हाँ, ये एक नया टॉपिक है जो कि पूछ भी सकता है, नहीं भी। हम अगर इसको बोलेंगे तो 0 से 1 क्वेश्चन आप बोलिएगा, कि पूछ भी सकता है, नहीं भी। अगर आप 2026 में पूछ दिया तो बोलेंगे कि हम पढ़ाई नहीं किए हैं, तो पता कैसे चलेगा, तो हम टोटल पढ़ के जाएंगे, है ना, ताकि एग्जाम में आए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद देशज विदेशज हो गए, ये भी नया चैप्टर है। इसको भी हम अगर 0 से 1 रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि पूछ भी सकता है और नहीं भी। उसके बाद अपठित गद्यांश, इसमें तो 5 प्रश्न आते ही है, तो आपको सबको पता है। 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो गद्यांश के आते हैं, बाकी जो बचा 15 में से आपको ना 10 से 12 क्वेश्चन, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको रिक्त स्थानों से मिलेंगे। कैसे? जैसे विलोम शब्द देगा रिक्त स्थानों से, कि
एक खाली स्थान देगा, उसके बाद कुछ डैश देगा और ऊपर में बोलेगा जो खाली स्थान है उसके जगह पे एक शब्द देगा, उसका विलोम शब्द भरे। तो ऐसे रिक्त स्थान, फिर जो रिक्त स्थान है उससे 2 से 3 प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद पर्यायवाची शब्द है उसमें रिक्त स्थान पूछेंगे। उसके बाद ये कहाँ गया, वाक्यांश का प्रतिस्थापन, ये भी रिक्त स्थान के जरिए कभी कभी पूछ सकता है। लगभग ना 8 से 10 क्वेश्चन, हम 12 क्वेश्चन ले, लगभग 10 क्वेश्चन जो वो रिक्त स्थानों से पूछता है ना, कंप्लीट करके। उसके बाद 5 ये हो गया 15, और जो 5 बचा वो क्रिया हो गया, समास संधि हो गया, ये सब पूछते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे क्या, संज्ञा चैप्टर। ये हो गया आपके चैप्टर। उसके बाद ये विगत वर्षों में, जैसे कि 2023 में पूछे गए प्रश्न, 2024 में और 2025 में, जैसे हमने अभी कहा था कि तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव कहाँ है, हाँ ये रहा। तो 2023 में आपके 0 प्रश्न थे, लेकिन 2024 में तुरंत 1 से 2 यानी कि पूछा था और हर शिफ्ट में पूछा था। 2025 में इसमें भी पूछा था। 2025 हालांकि चल रहा है अभी, और ये जो हम पढ़ा रहे वो 2026 में एग्जाम होगा। कब, तो इसका एग्जाम डेट है जो फरवरी से अप्रैल है ना। आपका ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन आउट हुआ इसका, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। वो दूसरा चैनल में, लेकिन लिंक इसी में मिलेगा आपको, ठीक है। 2025 में इसके 1 से 2 प्रश्न थे, यानी और 26 में इसकी पूरी उम्मीद है कि 1 से 2 प्रश्न आएंगे, हर शिफ्ट में आएंगे। उसके बाद ये 0 से 1 क्वेश्चन किसका है, तो शुद्ध वर्तनी का है, या कि पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है ना। तो ये आपके प्रश्न है कि 2023 में पूछे गए थे, 24 में पूछे गए थे और 25 में, और किन किन चैप्टर से पूछे गए थे वो, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञा। स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करते हैं संज्ञा। संज्ञा पढ़ने से पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि ये संज्ञा का जो मतलब पूरा जो शब्दों का वर्गीकरण है वो कहाँ से आया, या कि संज्ञा है क्या, सर्वनाम है क्या, क्रिया है क्या, ये कहाँ से ये आया। तो कहाँ से आया आइए देख लेते हैं। जैसे शब्दों का पहले वर्गीकरण करेंगे, यानी शब्दों के भेद। शब्दों को भेद का 2 वर्गों में बांटा है, शब्दों के भेद को 2 वर्गों में बांटा है। कौन सा, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द को भी तीन भाग में बांटा है। क्या क्या में, तो एक पहला है रचना के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये तीनों के आधार पर कौन कौन से चैप्टर बांटे गए, जैसे यहाँ पे रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। योग रूढ़ ना लिखा हुआ, हम बता दे रहे योग रूढ़ लिखा हुआ है। हालांकि ये रचना के आधार पर जो सार्थक शब्द है उसको ये चैप्टर में नहीं पूछता। रूढ़ हमने कभी पढ़ा आज तक नहीं, जीडी में ना ही हम पूछा और ना ही लगता है कि हमको पूछेगा। यानी कि ये हम तीनों यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ नहीं पढ़ेंगे। ये अर्थमेटिक लेवल का, यानी कि बड़ा यूपीएसआई जैसे स्टेट वाला जो एग्जाम होता है ना, उस समय ये सब पूछता है, जीडी में नहीं पूछता है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया, क्या, तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर। हाँ ये पूछा गया प्रश्न है, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थ के आधार पर क्या है, तो पर्यायवाची है, विलोम है, एकार्थी है और यहाँ पे अनेकार्थी लिखा हुआ है, ठीक है, अनेकार्थी लिखा हुआ है। तो ये अर्थ के आधार पे हुए सार्थक शब्द के भाग। उसके बाद दूसरा अर्थ है निरर्थक भाग। निरर्थक भाग में भी 2 प्रकार का है, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द, ये 2 भाग में बांटा हुआ है। विकारी शब्द में कौन कौन है, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, 4 चैप्टर है। उसके बाद अविकारी में कौन सा है, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये विस्मयादि बोधक लिखा हुआ है ना। तो उस निरर्थक में कौन कौन सा है, विकारी और अविकारी 2 पार्ट में बांटा है। और आपसे एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा शब्द विकारी शब्द है। संज्ञा देगा, सर्वनाम देगा, विशेषण देगा और एगो विशेषण दे देगा, है ना, विशेषण देगा और एगो क्रिया विशेषण दे देगा। तो आपको ऑप्शन छांटना पड़ेगा। तो ये शब्दों का कुछ ओल छोल था कि कहाँ से क्या आया। तो चलिए आज शुरू करेंगे कौन सा, संज्ञा चैप्टर आज शुरू करेंगे, नाउन, जिसको हम नाउन कहते हैं इंग्लिश में, है ना। आज ये संज्ञा चैप्टर शुरू करेंगे। संज्ञा चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि संज्ञा है क्या। संज्ञा, अगर इसकी परिभाषा लिखे तो संज्ञा है क्या, संज्ञा कहाँ से आया, क्या है ये, आखिर इसको पढ़ना क्यों पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो संज्ञा है ये 2 शब्दों से मिलके बना है, 2 शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन सा, एक ये 2 भाग से मिलके बना है, एक सर्व सम एक सम प्लस ज्ञा, है ना, सम प्लस ज्ञा। अब बोलेंगे ये दोनों है क्या, ज्ञा इसको क्यों लिखते हैं, सम इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि ज्ञा मतलब होता है ज्ञान। कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। ज्ञा मतलब होता है ज्ञान, जो ज्ञान का बोध कराता हो। और उसके बाद सम मतलब होता है सम्यक। सम मतलब क्या होता है, सम्यक। और सम्यक क्या होता है, सम्यक भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, जो भली भांति लिखी हो, कोई प्रकार की जो एकदम भली भांति लिखी हो, यानी कि हमको पढ़ने में आसानी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सम्यक कहते हैं। तो संज्ञा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक सम एक ज्ञा। ये दोनों को जोड़ के क्या बनता है,
ये दोनों को जोड़ के संज्ञा बढ़ता है। और एक चीज और, संज्ञा जो है विकारी शब्द है, आप अपने अभी पीछे में पढ़ा, संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है। विकारी, आप ये बोलेंगे आपकी ये विकारी क्या होता है, तो विकारी शब्द वो होते हैं जिसको हम आसानी से बहुवचन बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो हमको दृश्य हो यानी कि दिखाई दे, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लें मैं ये लड़का लिया, तो इसका बोलेंगे कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो चेंज जरूर कर सकते हैं। इसको लड़का को अगर हम लड़के भी बना सकते हैं, लड़की भी बना सकते हैं, है ना, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, लड़का से ये चेंज हो गया, तो यानी कि ये विकारी शब्द हुआ। विकारी शब्द कहने का मतलब इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, ये चेंज हो सकता है, और ये दृश्य है, देखने लायक है, ये हुआ विकारी शब्द, है ना। संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो संज्ञा क्या हमने पढ़ा, संज्ञा शुरू करने से पहले सम प्लस ज्ञा ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम मतलब सम्यक और ज्ञा मतलब ज्ञान, जो ज्ञान का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। उसके बाद सम्यक यानी कि जो भली भांति लिखी हो उसको हम संज्ञा कहते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं संज्ञा। संज्ञा ये समझ में आ गया, तो संज्ञा है क्या, और ये हाँ संज्ञा ये है क्या, ये समझ में आ गया। अब संज्ञा के भेद पढ़ते हैं ना, संज्ञा के भेद पढ़ते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। परिभाषा देखें तो किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, आदि का नाम का बोध हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। ये स्कूल वाला टॉपिक है ना, मतलब कि ये स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, स्कूलों में जो रटाया जाता है चैप्टर, इसकी परिभाषा लिखे क्या होती है, ये बात लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज आप याद रखिए कि जो चीज हमको दिखाई दे, जैसे ये मार्कर संज्ञा है, मेरा नाम मार्कर है, ये कैमरामैन मार्कर है, रिमोट उधर रखा है मार्कर है, बोर्ड रखा है मार्कर है, यानी कि दुनिया में जो चीज आपको दिखाई दे वो मार्कर है। सॉरी, मार्कर नहीं कहने का मतलब, दुनिया में जो चीज दिखाई दे वो संज्ञा है, नाउन है। प्लेस, थिंग, कुछ भी दिखाई दे वो नाउन है। यही बोला, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि का जो बोध कराता हो, आदि के नाम का जो बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर बोले हम एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे रोहित लिखा हुआ है, तो रोहित किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति कौन सा हो गया, संज्ञा हो गया। उसके बाद पशु, पशु किसी जाति का नाम है तो वो संज्ञा हो गया। सुंदरता, सुंदरता किसी गुण का नाम है तो संज्ञा हो गया। उसके बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा भी किसी का गुण है, किसी का भाव है बुढ़ापा, तो ये भी संज्ञा हो गया। उसके बाद दारू, दारू पीने वाला दारू यानी कि द्रव्य हो गया, ये मटेरियल, तो ये भी संज्ञा है। यानी कि दुनिया में आपको जो चीज दिखाई दे वो संज्ञा है। हजारीबाग, झारखंड, कहीं भी जो स्थान ले लीजिए वो संज्ञा है। तो संज्ञा है क्या, किसी जाति, गुण, भाव, अर्थ के आधार पर जो अर्थ के आधार के नाम का जो बोध कराते उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा समझ में आ गया। उसके बाद आगे संज्ञा के अब कितने भेद होते हैं वो पढ़ लेते हैं ना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आइए देखते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, तो पहला है प्राचीन, थोड़ा सा राइटिंग अगर ना भी बैठे तो मैं बोल रहा हूँ, बोल बोल के आप मतलब सुन के आप लिख भी सकते हैं वीडियो को देख के। प्राचीन हिंदी, हालांकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल इजी विद वाला में मिल जाएगा। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। और दूसरा जो होता है, ये दो पार्ट में बांटे जाते हैं। दूसरा जो होता है ये पहला, और ये दूसरा ये होता है आधुनिक हिंदी के अनुसार, है ना, आधुनिक हिंदी के अनुसार। आधुनिक हिंदी के अनुसार इसको दो पार्ट में बांटा गया है। इसके बाद इस प्राचीन हिंदी के अनुसार, अब बोलेंगे कि प्राचीन हिंदी जो प्राचीनों से यानी कि पहले से जो हिंदी चलता रहा है, और आधुनिक यानी कि अब हम इसको क्या पढ़ते हैं वो। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार इसको बांटा गया है 5 शब्दों में, 5 वर्गों में। 5 वर्गों में कैसे बांटा गया है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, प्राचीन हिंदी में जैसे बांटा गया है, पहला बांटा गया क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जाति, आप सुन के भी लिख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो चौथा क्या है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा है, यहाँ पे दिख रहा है नीचे, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक
संज्ञा, है ना। ये 5 प्रकार के हैं प्राचीन हिंदी के अनुसार। अब बोलेंगे आधुनिक हिंदी के अनुसार कौन सा है, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार भी इसको बांटा गया है 3 शब्दों में। और 3 कौन कौन से संज्ञा है, तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आप बोलेंगे कि प्राचीन हिंदी के अनुसार आपने 5 लिखा, लेकिन आधुनिक हिंदी के अनुसार केवल 3 लिखे, तो बाकी जो 2 बच गया वो गया कहाँ, तो बाकी जो 2 बच गया वो ये है ना, ये जातिवाचक इसके अंदर आते हैं। ये दोनों जो तोड़ के बने हैं, जो द्रव्य है यहाँ पे लिख देते हैं ना, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, जो जातिवाचक दो को लेके बनाए, यानी कि इसके अंदर 2 संज्ञा जो है वो छुपे हुए हैं। कौन कौन से, तो एक समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। ये दोनों जो है वो जाति के अंदर आते हैं, सब द्रव्यवाचक, है ना। द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये दोनों जो जातिवाचक से तोड़ के बने हुए हैं, इसीलिए हम आधुनिक हिंदी के अनुसार केवल 3 पढ़ते हैं और जातिवाचक के अंदर जो है वो 2, यानी कि अगर टोटल बोले तो 3 और 2 5। लेकिन अगर आज के जमाने में प्राचीन हिंदी के अनुसार पहले के जमाने में 5 पढ़ते थे। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। 2 पार्ट में बांटा गया, कौन सा, प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भाग, आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 भाग। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, संज्ञावाचक, भाववाचक। जातिवाचक को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, है ना। तो आज ये 5 पार्ट था पहला, और दूसरा ये 5 पार्ट था। पांचों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। पांचों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या है, व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, भाववाचक क्या है और समूह द्रव्यवाचक क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, है ना। हेडिंग देंगे आप, पहला व्यक्तिवाचक। ये आप डिफिनेशन में मत जाइए, क्योंकि ये परिभाषा हमको एग्जाम में ये नहीं पूछता कि ये संज्ञा कैसे है, इसकी परिभाषा लिखे, नहीं। संज्ञा से आपको प्रश्न देगा, उसका केवल आंसर आपको करना है, और आंसर कैसे करना है वो भी आपसे नहीं पूछेगा, केवल उसको आंसर से मतलब है, सॉल्यूशन से नहीं। तो ये संज्ञा डिफिनेशन छोड़ दीजिए, डिफिनेशन सबसे सस्ता, मुंह जवानी याद रखिए। जो दृश्य हो, पहला पॉइंट, जो दृश्य हो, दिखने लायक हो, जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, और जो दुनिया में अकेली हो। कौन कौन से मैंने पार्ट बोले, एक बार सुन के बढ़िया से लिखिएगा। क्या क्या बोला मैंने, तो पहला बोला कि जो दृश्य हो, दृश्य यानी कि जो देखने लायक हो, जो दृश्य हो। उसके बाद दूसरा बोला मैंने कि जो दुनिया में अकेली हो, जो दुनिया में अगर डिफिनेशन को आपको पढ़ना है, अगर नोट्स बना रहे हैं तो यही लिख सकते हैं, जो दुनिया में अकेली हो, और तीसरा मैंने क्या बोला कि जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है। अगर ये डिफिनेशन आपको याद नहीं है और इस पॉइंट याद है, तो पॉइंट के जरिए से आप एग्जाम में आप आसानी से संज्ञा का क्वेश्चन जो है वो टिक करके आराम से आ सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपसे अगर कोई रास्ते में पूछ दे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, डिफिनेशन आपको याद नहीं है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पहले बोलिएगा जो दृश्य हो, दिखता हो, और जो दुनिया में अकेली हो, और जो जिसका बहुवचन नहीं बना सकता। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोलेंगे कि पहाड़ बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बोलेंगे पहाड़ व्यक्तिवाचक नहीं है। बोलेंगे क्यों, क्योंकि पहाड़ के अंदर भी बहुत है, हमारे यहाँ सिलवार पहाड़, K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट बहुत है ना। तो पहाड़ के भी अंदर भी पहाड़ है, यानी कि पहाड़ जो है वो जातिवाचक, आगे हम पढ़ाएंगे तब। लेकिन अगर इसी पहाड़ के अंदर किसी का नाम लेके बोले कि सिलवार पहाड़, तो पूरे भारत में, पूरा झारखंड में, पूरा भारत में, पूरा विश्व में सिलवार पहाड़ एक ही गो है, हमारे घर के बगल में, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। यानी कि ये पॉइंट आ गया कि जो दुनिया में अकेली हो, जैसे बोलेंगे अभी नदी, तो नदी के अंदर बहुत नदी है, गंगा, जमुना, सरस्वती,
पूरा। तो नदी के अंदर बहुत है, और किसी नदी का अगर हम नाम लेके बोले तो नाम लेके बोले कैसे बोले कि सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी केवल भारत में, पूरा विश्व में अकेली सरस्वती नदी कहाँ है? भारत में। तो वो नदी सरस्वती जिसका हम नाम ले लिए, तो अगर वो अकेली दुनिया में अकेली हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, जो दुनिया में अकेली हो। और जिसका बहुवचन है बना सके, जैसे सरस्वती नदी है तो सरस्वती या नदियां ये नहीं बना सकते हम। जैसे हम बोले केटू, तो केटू पहाड़ों ये नहीं बना सकते हम, यानी कि जिसका बहुवचन ना बना सकते। और जो दृश्य देखने लायक दृश्य हो, कहने का मतलब कि पहाड़ तो दिख रहा है हमको, केटू दिख रहा है, नदी दिख रही है ना, सब कुछ दिख रहा है। तो जो अकेली हो, जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, और जो दुनिया में अकेली हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे और सिलेक्टेड चीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आता हो, ज्यादा डीप में हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखे, उदाहरण के तौर पर अगर कुछ लिखे तो क्या लिखेंगे? उदाहरण पर क्या लिखेंगे? उदाहरण पर कुछ भी लिख देंगे, जैसे केटू पहाड़ है ना, उस केटू, उसके बाद ये कुछ भी, आपका भी नाम, जैसे आपका नाम क्या है? रोहित, व्हाइट टी शर्ट, हाँ रोहित। तो बोलेंगे कि आप अगर बोलेंगे कि रोहित तो बहुत है, हमर चचेर का भाई का भी नाम रोहित है, हमारे मामू के बेटवा के नाम रोहित है। रोहित तो भले नाम है, लेकिन आप में जो गुण है वो उससे कई गुना बेहतर है, उससे अलग है ना। रोहित तो जान रहे कि हम भारत में का, विश्व में बहुत सारा रोहित नाम का लड़का है, लेकिन जो आप में जो गुण है वो किसी और से मैच नहीं करते, यानी कि किसी और से अलग है, बिल्कुल अलग है, और आप सब में से अलग है। यानी कि रोहित जो व्यक्तिवाचक, किसी का नाम लेके बुला रहे हो और दुनिया में एक हो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं? जैसे अगर दिशाओं के नाम, तो पूरब पश्चिम भी लिख सकते हैं हम, है ना, क्योंकि पूरब तो एक एक है। अब ना कभी कि पूरब यहो कोनों में है, वहो कोनों में है, और वहो कोनों में है ना, पूरब तो एक ही को। तो दिशाओं का नाम भी ले सकते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और ये हम जो हिंदी फिल्मों, यानी हिंदी फिल्मों नहीं, जैसे वस्तु के नाम बोल सकते हैं, गीता वस्तु है ना, रामायण वस्तु है ना, तो गीता रामायण सब भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी गीता रामायण कुरान बाइबल ये सब भी तो एक ही है, दुनिया में हजार तो है नहीं, ये भी एक ही है, तो ये भी व्यक्तिवाचक। उसके बाद और क्या? तो दिशाओं भी हो गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ग्रंथों के नाम भी लिख सकते हैं, रामायण गीता लिख दिया मैंने। उसके बाद नदियों के नाम भी लिख सकते हैं, गंगा जमुना सरस्वती, है ना, और कुछ सोन नदी, है ना। और क्या लिख सकते हैं? तो जो दुनिया में अकेली, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम? ETC। ये ETC क्या है पता है? अपना ये बपोतिया है। अगर इसको हम कहीं चिपका भी दिए ना आके, एग्जाम में भी अगर प्रश्न पेपर में भी अगर जाके चिपका देंगे, तो कोई माइकलाल इसको हटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अपना ये बपोतिया है, हमार पप्पा दले है इला, ETC लगा कहीं हो। ETC लगा के कहने का मतलब आदि होता है, और आदि का मतलब इसके जैसे कई और होंगे जो ETC हम इतना ही लिख पाए, इसके जैसे और होंगे जो हमको नहीं पता, या तो पता भी है तो हम पूरा छाप के आएंगे। ETC यानी कि आदि, इसके आगे और होंगे। तो ये व्यक्तिवाचक समझ में आ गया कि जो दुनिया में अकेली हो, जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, और जो दुनिया में अकेले हो, जो दृश्य हो, यानी कि देखने लायक हो। केटू, रोहित, पूर्व, गीता, गंगा, जमुना, सरस्वती, पूरब, ऊपर नीचे, है ना, सारा का सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट दूसरा कौन सा था? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगर पेज चलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है क्या? अब उसमें क्या बोले थे कि हम व्यक्तिवाचक में जो दृश्य हो, जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, और जो दुनिया में अकेली हो। 3 पॉइंट बोले थे, 3 पॉइंट इसमें भी बोलेंगे। ये आपको डिफिनेशन से मतलब नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो नोट करके लिख सकते हैं। इसमें भी मैंने 3 पॉइंट इसमें भी जोड़ा है। 3 पॉइंट क्या जोड़ा है कि ये भी दृश्य, आखिर वो दिखेगा तो ये भी तो दिखेगा, ये भी दृश्य हो, ये दृश्य हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट, उसमें क्या बोले थे कि बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। बहुवचन नहीं बनाया जा सकता उसमें बोले थे, लेकिन इसमें बहुवचन बनाया जा सकता है। एक मिनट, हाँ, बहुवचन हम बोले तो राइटिंग थोड़ा सा मेरा खराब है, इसीलिए दिक्कत नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो केवल सुनिएगा। बहुवचन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और तीसरा क्या बोले थे हम? उसमें बोले थे कि जो दुनिया में अकेली हो ना, ये दुनिया में अकेली नहीं है, इसमें बहुत सारे होंगे, है ना, दुनिया में ये अकेली नहीं है, इसका बहुवचन बनाया सकता है, ये दृश्य हो, और जिसके जैसे और हो, है, जो दुनिया में अकेले नहीं हो, जिसके जैसे और हो, यानी इसके जैसे बहुत सारे हैं, जिसके जैसे
और हो, यानी कि दुनिया में जिसके जैसे और हो, वो क्या होता है? जातिवाचक होता है। इसमें भी मैंने 3 पार्ट बोले, 3 पार्ट, या अगर ये 3 पॉइंट अगर याद कर लिए तो इसका जातिवाचक संज्ञा समझिए खत्म। ये डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। क्या-क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि जातिवाचक संज्ञा है क्या? कि जो दिखता हो, जो दिख रहा है, जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है और जिसके जैसे और हो, यानी कि दुनिया में बहुत सारे, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोलेंगे कैसे? तो अभी आपने बोला कि गंगा, गंगा तो एक नदी है, तो गंगा दुनिया में एक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब पहले अगर मैंने बोला नदी, तो नदी के अंदर जो नदी का जो जाति है, तो नदी के अंदर बहुत सारे आ गए, गंगा, जमुना, सरस्वती, सोन नदी, है ना, बहुत सारे आ गए। तो वो हो गया गंगा, क्या हो गया? नदी क्या हो गया? जातिवाचक, क्योंकि इसके अंदर आते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बोला पहाड़, और इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, जैसे पहाड़ का बहुवचन पहाड़ों। और पहाड़ों अगर बोलेंगे तो पहाड़ों में बहुत सारे पहाड़ आ गए, केटू आ गया, कंचनजंगा आ गया, सिलवार पहाड़ आ गया, है ना, पारसनाथ पहाड़ आ गया, बहुत सारे पहाड़ आ गए। तो जिसके जैसे और हो, यानी कि दुनिया में जिसके जैसे और हो, और उस जाति का वो बोध करा रहा हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और उसका बहुवचन बनाया जा सकता है, और जो दिखते हो, यानी कि दिखने लायक हो। अगर एग्जाम्पल में बोले तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या? तो एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे बच्चा। अगर हम लिखते हैं बच्चा, अगर आप बच्चे हो, ठीक है, अगर आप बच्चे हो तो बच्चा, एक बच्चा के जितने प्रकार के जो बच्चा होता है, उसको जाति का जो रूप बोध करता है, उसको बच्चा में एक छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, आप सबसे बड़ा बच्चा, जवान बच्चा, तो किसी बच्चा का बोध कर रहे हैं ना, तो बच्चा। जैसे उसके बाद क्या लिख सकते हो? जानवर भी इसको बोल सकते हैं। जानवर कैसे? तो जानवर में बहुत सारे हैं, गाय, भैंस, बकरी, काड़ा, बैल है ना, बहुत सारे आ गए जानवर में। तो जानवर बोल सकते हैं जो पूरे जानवर जाति का बोध करा रहे हो, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं हम? तो नदी, हमने बोला ना अभी, नदी। और क्या बोल सकते हैं? पहाड़, है ना, तो बहुत सारे हैं ना, पहाड़। और बोल सकते हैं नदी, पहाड़, नाला। और उसके बाद अध्यापक, हाँ, अध्यापक भी बोल सकते हैं। अध्यापक के अंदर भी तो बहुत सारे टीचर हैं। अध्यापक यानी कि टीचर जो है वो बहुत सारे हैं। बीएड टीचर, आजकल हम बीएड करते हैं तो हम सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाने का मौका मिलता है, बीएड जब कर लेते हो, पारा टीचर बनते हैं ना, उससे तो बहुत से प्रकार के टीचर होते हैं, जैसे यूट्यूब वाले टीचर, कंपटीशन वाले टीचर, जो हाई स्कूल या फिर मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं वो टीचर, ट्यूशन वाले टीचर, हर टीचर का अलग अलग होता है ना। तो टीचर एक जरा, अध्यापक जो है वो पूरे टीचरों का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे अगर बोलेंगे बाजार, अब बोलेंगे बाजार तो एक ही होता है, तो बोलेंगे बाजार तो एक ही होता है, हम तो जानते हैं, लेकिन बाजार हमारे यहाँ दारू बाजार अलग लगता है ना, हमारे यहाँ दारू बाजार अलग लगता है, आपके यहाँ मंगलपट्टा बाजार अलग लगता हो, बुधना बाजार अलग लगता हो, सोमवार के दिन, अतवार के दिन, मंगलवार के दिन अलग अलग बाजार लगता हो। तो पूरे दुनिया में बाजार, इसके जैसे भी और बाजार हो ना, जिसके नाम से हम जाने जा सकते हैं, मंडी बाजार, मंडी जिसके नाम से जान सकते हैं, तो बाजार का एक जाति का बोध कराते हैं, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बाकी और क्या लगा सकते हैं? तो ईटीसी, अपना बपुतिया ईटीसी, यानी कि इसके जैसे और होंगे। ये एक पॉइंट ये याद रखिए कि जातिवाचक संज्ञा है क्या? कि जो दिखता हो, जिसका बहुवचन बनाया जा सकता हो, और जिसके जैसे और हो, दुनिया में जिसके जैसे और हो, वो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा कंप्लीट हो गया होगा। एकदम छोटा छोटा सा टॉपिक याद करेंगे हम, जो एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट तीसरा क्या था? भाववाचक संज्ञा। अब भाव, ये जो भाव वर्ड आप देख रहे हैं, भाव मतलब क्या होता है? फीलिंग, फील आपको जो महसूस होता है ना, आपको जो महसूस होता है, फील, भाव यानी कि महसूस होता है, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक, वो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक तो दृश्य थे, लेकिन ये जो है वो दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा, बोलेंगे दिखाई नहीं देगा, तो इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे महसूस करके पहचानेंगे। जैसे मैंने एक वर्ड कहा बचपन, तो बचपन मैंने वर्ड कहा, तो बचपन दिखाई दे रहा है? नहीं, बचपना हमको महसूस होता है। बचपन के दिन, वो छुट्टियों में इतने छोटे छोटे घर से मम्मी भेजती थी, स्कूल जाओ बेटा, स्कूल से स्कूलों में बेगवा छोड़ के चल जलील आम झारे ले, चल जलील बोली दने खिला ले। तो बचपन के दिन जब आ जाते, तो ये बचपन जो वर्ड है वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, बचपन हम बोलेंगे, अगर आप भी बोलेंगे कि हाँ मेरा बचपना ये तो है, मेरा जवानी ये तो है, मेरा बुढ़ापा ये तो है, तो आप बचपन देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि मेरा बचपना, मेरे बचपन में एक गर्लफ्रेंड थी, हम दोनों साथ ही स्कूल जाया करते थे, आज उसका शादी हो गया और हम पढ़ते हैं अभी तक, उसके इतने छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे, मेरा क्लासमेट है और हम यहीं तक है। यानी कि जो फील कराता हो, जो महसूस कराता हो, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, जो महसूस कराता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
अगर डिफिनेशन देखें तो जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, भाव या फिर अवस्था आदि का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन है, इसको गोली मारिए। इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट इसमें देंगे, जैसे अगर पहला पॉइंट दें, अगर इसको पहला पॉइंट दे तो क्या देंगे, हाँ ये दिखता नहीं होगा, उसमें से बोलेंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दिखता था लेकिन ये दिखेगा नहीं, यानी कि ये जो है वो अदृश्य हो, ये अदृश्य हो, जो दिखता ना हो, ये अदृश्य हो। ठीक है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, बचपन, बचपना, बचपनाओं बनाया जा सकता है। हाँ तो बनाया जा सकता है, तो कहने का मतलब इसका बहुवचन नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। अगर ये बनेगा, जैसे हम मैंने बोला बुढ़ापा, तो बुढ़ापाओं क्या बहुवचन बनेगा? नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो ये जातिवाचक में आ जाएगा, याद रखिएगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। थोड़ा सा गलत लिखा गया, हाँ बहुवचन, बहुवचन क्या करें हिंदी, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। और याद रखिए अगर बनेगा तो वो जातिवाचक में काउंट होगा, नहीं बनेगा। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट कौन सा, कि इसको प्लेट में नहीं परोस सकते। ये अगर पॉइंट आपने याद कर लिया तो आपका ये डिफिनेशन याद करने का, इसको प्लेट में नहीं परोस सकते, इसको प्लेट में नहीं परोस सकते। कैसे? अगर इसको बोलेंगे कि प्लेट में नहीं परोस सकते, क्यों नहीं परोस सकते, है ना, ये तीसरा, ये 3 पॉइंट है। ये अदृश्य, अदृश्य कहने का मतलब बचपना, बचपना दिख रहा है? नहीं दिखता बचपना। हाँ आप बोलेंगे कि बचपना मेरा दिख रहा है, ये ले बचपन की फोटो, बचपन की फोटो बोलेंगे, फोटो तो दिख रहा है लेकिन उसमें बचपन का, जो बचपन में आप मस्ती करते थे उसका एहसास आपको हो रहा है, महसूस हो रहा है उसको कि हाँ बचपना में हम लोग बहुत मस्ती करते थे, पढ़ाई कम मस्ती ज्यादा, तो मस्ती करते थे तो हम महसूस करते हैं। अगर आप थेथरलॉजी जैसा करेंगे कि बचपना दिख रहा है, तो ये पॉइंट देखिए कि इसको प्लेट में नहीं परोस सकते। क्या आप बचपना अपना प्लेट में परोस सकते हैं? अपना जवानी जो है प्लेट में परोस सकते हैं? अपना जो बुढ़ापा है वो प्लेट में परोस सकते हैं? नहीं परोस सकते। तो जो प्लेट में नहीं परोस सकते वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जो नहीं दिखता वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसका बहुवचन नहीं बनेगा, अगर बनेगा भी, अगर जबरदस्ती आप थेथरलॉजी जैसा बनाएंगे तो उसको हम भाववाचक में नहीं जातिवाचक संज्ञा में काउंट करेंगे। इसका यही तो अर्थ है कि जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ के गुण और भाव की अवस्था का आदि का बोध हो। अवस्था क्या है? बुढ़ापा एक अवस्था है ना, जवानी एक अवस्था है ना, गुण सुंदरता गुण है ना, उसके बाद पदार्थ, ये पदार्थ भी है ना, तो इस सब के अवस्था को आदि का जो बोध कराता है उसी को तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जो अदृश्य हो, जिसका बहुवचन नहीं बना सकता और जो प्लेट में नहीं पहुंच सकते। ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? ये जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको 3 स्टार देके इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार देके आप इंपॉर्टेंट बना सकते हैं कि इसको प्लेट में नहीं परोस सकते। बचपन हो, जवानी हो, किस तरह भी हो, इसको प्लेट में नहीं परोस सकते। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे क्या, भाववाचक संज्ञा में, जैसे मैंने लिखा मनुष्य, कलर चेंज कर लेते थोड़ा, है ना, जैसे मैंने लिखा मनुष्य, एक मिनट, यहाँ पे सेटिंग हर बार चेंज करना पड़ता है लिखने के लिए और मिटाने के लिए। जैसे मैंने लिखा मनुष्य, तो क्या मनुष्य भाववाचक संज्ञा? मनुष्य को आप देख सकते हैं, मनुष्य को क्या भाव, यानी कि फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो ये मनुष्य क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। और इसको अगर जातिवाचक संज्ञा से अगर भाववाचक संज्ञा बनाना है, इसको हम क्या लिखेंगे? मनुष्यता, है ना, मनुष्यता। ये हो गया जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, ये भी एक टॉपिक है। ये हो गया रेड, इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं, ये हो गया जातिवाचक, ये हो गया जाति, और ये हो गया भाव। ये भाववाचक हो गया, ये जातिवाचक हो गया। मनुष्य भाव जातिवाचक है, मनुष्य तो मनुष्य बहुत सारे हैं, तो ये जातिवाचक हो गया। ये मनुष्यता, अगर ता लगा दिए तो भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे और मैंने लिखा क्या, और मैंने लिखा जैसे कि कुछ भी लिखा, मैंने लिखा नारी, है ना, मैंने लिखा नारी, तो क्या ये नारी बोलेंगे आपकी नारी महसूस होती है? नहीं, महसूस नहीं होता, ये भी जातिवाचक है। तो नारी के जगह अगर क्या इसमें जोड़े कि भाववाचक बन जाए, तो नारीत्व इसमें हो लिखना पड़ेगा, है ना, नारीत्व इसमें लिखना पड़ेगा, तो जाके वो भाववाचक संज्ञा बनेगी। आप समझ में आ गया कि भाववाचक संज्ञा है क्या? तो भाववाचक संज्ञा जो हमको महसूस कराता हो, जो हमको फीलिंग कर देता हो, जिसको हम प्लेट में नहीं परोस सकते। लड़का, जवानी, बुढ़ापा, है ना, सब क्या है? प्रेम, दुख, दर्द, दुख, सुख, सब क्या भाववाचक संज्ञा है।
नेक्स्ट तीन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चौथा क्या चलेंगे? चौथा है समूहवाचक संज्ञा, है ना। समूहवाचक संज्ञा, ये आप वर्ड जो देख रहे हैं समूह, ये समझ के आ रहा होगा कि समूहवाचक है क्या। समूहवाचक है क्या कि समूह मतलब किसी चीज का समूह। जिसे अगर आप गांव से रिलेट करते होंगे तो आप जानते होंगे कि आपकी मम्मी गाँव में अक्सर चलता है 10 रुपये वाला जो ग्रुप का जो समूह होता है ना, जो हर लेडीज जो 10 रुपया जमा करती है, किसी दिन निश्चित किया जाता है कि सैटरडे को या इतवार को 3-11 बजे आना है, हर सैटरडे को 10 रुपया जमा करना है। तो वो ग्रुप होता है जिसको हम समूह बोलते हैं, यानी कि 10 जहां लेडीज बैठेंगी, या फिर झुंड हो गया, काफिला हो गया, टीम हो गई, क्रिकेट टीम 11, है ना। तो समूह मतलब वही होता है किसी जगह का झुंड। इसका डिफिनेशन क्या है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता हो उसे समूहवाचक, या इसको समूहवाचक भी बोलते हैं, या फिर समुदायवाचक भी बोलते हैं। इसको समुदायवाचक भी बोलते हैं, तो उसको समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक क्या हो गया कि किसी चीज का ढेर, जैसे मैंने ले लिया प्लेइंग 11 क्रिकेट का टीम, है ना। जैसे मैंने ले लिया टीम ले लिया, उसके बाद मैंने ले लिया झुंड, है ना। तो ये सब क्या है? तो ये है जो समूहवाचक संज्ञा, जो समूह में, यानी कि जो एक व्यक्ति से ना बने। सीधा याद रखिए आप कि जो एक व्यक्ति से ना बने, बहुत सारे व्यक्तियों से मिलके बने, उसे झुंड। जैसे उसके बाद काफिला, उसका काफिला गुजर रहा है यहाँ हमारे दारू क्षेत्र से, काफिला। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं? तो बहुत टीम हो गया, झुंड हो गया, काफिला हो गया, है ना। बाराती हो गया, बाराती भी तो दूल्हा पीछे पीछे, नाचने वाला सब आगे आगे, बाराती भी इसको बोल सकते हैं। बाराती भी जो है वो समूहवाचक में आएगा, बाराती हो गई, यानी और कुछ भी हो गए। और सबसे मेन बात ETC, बपोतिया आदि, यानी कि इसके जैसा और हो। तो समूहवाचक जो आपका समूह में हो, समूह में कहने का मतलब झुंड हो गए, टीम हो गया, काफिला हो गया, है ना, बहुत सारे हो। सेना भी हो गए, आर्मी वाले जो बटालियन होते हैं, तो सेना क्या एक आदमी बनता है? नहीं, बहुत सारे आदमियों से बनता है, तो वो समूहवाचक में काउंट में आ गए। ये छोटा सा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये समूहवाचक है ना। उसके बाद जैसे गुच्छा उच्छा भी इसी में आएगा। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट है द्रव्यवाचक, और ये 5वां संज्ञा है और लास्ट है ये क्या? द्रव्यवाचक। द्रव्य मतलब तो आप समझ रहे होंगे, द्रव्य माने द्रव्य और द्रव्य में अंतर होता है। हम थोड़ा सा इधर बता देते हैं, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। द्रव यानी कि बोल सकते हैं इसको लिक्विड, है ना, लिक्विड इसको बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं द्रव यानी कि मटेरियल, यानी कि मैटर। तो जो मैटर यानी कि द्रव्य, जिसको ठोस, हीलियम गैस, जैसे हीलियम वगैरह गैस, ये सब द्रव में आ जाते हैं। और लिक्विड यानी कि द्रव में पानी, घी, तेल, और दोनों के दोनों किस में आते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। द्रव मतलब जो लिक्विड अवस्थाओं में हो, पानी, गैस, पेट्रोल, डीजल, और ये द्रव्य मतलब जो मटेरियल, जो कि ठोस अवस्था में हो। ठोस यानी कि गैस हो गया, हीलियम, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये गैस टाइप में आता है जो द्रव्य हो। तो ये छोटा सा जानकारी था कि इसमें आप कंफ्यूजन ना हो। द्रव्यवाचक संज्ञा समझ में आ ही गया होगा कि वे संज्ञा जिन्हें मापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जिन्हें मापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मापा तोला जा सकता है, जैसे 1 लीटर पेट्रोल हमने दे दिया, 2 लीटर डीजल हमने दे दिया, लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता। यानी कि बूंद बूंद करके अगर गिनेंगे कि 1 लीटर में कितना बूंद पेट्रोल गया है, वो गिन नहीं सकते। यानी कि क्वांटिटी इसका बता सकते हैं कि 1 बोरा चावल, 2 बोरा आलू, 50 केजी चीनी, वो काउंट कर सकते हैं, मापा या तोला जा सकता है, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता कि 50 बोरा आलू में कितना आलू है ना, 1 2 गो 50 गो 100 गो कितना आलू है। तो द्रव्यवाचक वही हो गया जो समूह में हो, जिसको गिना जा सकता है। इसका ये पॉइंट तो लिखा हुआ है, जिसको मापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। मापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लिखे, एग्जाम्पल में क्या लिखे? वही लिक्विड वाला जो अभी बताए थे, है ना, क्या बताए थे? तो इसमें क्या हो गया? सोना भी आ गया। सोना यानी कि सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना, सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, खाने वाला फिर घी हो गया, ये भी लिक्विड में, सब द्रव्यवाचक में। घी हो गया, पानी हो गया, फिर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला भी हो गया। आप कोयला भी लिख सकते हैं, कोयला भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, ETC, बहुत सारे इसमें से हैं। ETC यानी कि द्रव्यवाचक क्या हो गई? तो सोना, चांदी, घी, पेट्रोल, कोयला, खदान, प्राकृतिक संसाधन, ये कोयला, फिर और पेट्रोल, डीजल, है ना, जितने भी सारे क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि मटेरियल में हो, द्रव में हो। द्रव्यवाचक में कंफ्यूजन है, आप द्रव्यवाचक हो।
तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये छोटा छोटा से ये पूछता है, हालांकि ये छोटा चैप्टर पूछता भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए। उसके बाद नेक्स्ट ये जो पॉइंट लिखा है मैंने आपके लिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट इस प्रकार होता है कि अगर आप वो पांचों अलग अलग नहीं पढ़ना चाहते, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, अगर वो अलग अलग नहीं पढ़ना चाहते तो इस पेज को या फिर इसको स्क्रीनशॉट आप मारिए, इसको आप आसान से पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा मैंने कि पहले लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या डिफिनेशन याद करने का जरूरत नहीं है, जो दृश्य हो, जो एक वचन में हो और जो दुनिया में अकेली हो। उसके बाद जातिवाचक में जो दृश्य हो, जिसका बहुवचन बनता हो, इसके जैसे और हो दुनिया में। उसके बाद भाववाचक में जो अदृश्य हो, जो एक वचन में हो, जिसको प्लेट में नहीं परोस सकते। ये तीनों के तीनों अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, तो वो एक पेज में है ना। ये एक पेज में आपका, ये अगर मानिए तो ये एक पेज में आपका संज्ञा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो जातिवाचक है, इसका दो भाग है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक किससे बना? जातिवाचक से। और ये तीन आपके पास पॉइंट है, आप अगर चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जब 5 अलग अलग पेज पढ़े, उससे अच्छा एक ही पेज में इसको बना ले। तो ये हो गया आपका संज्ञा कंप्लीट, यानी कि पूरा नाउन हो गया चैप्टर कंप्लीट हिंदी का, जो कि जहां तक पूछा जा सकते हैं। हालांकि इसमें भी और बहुत डीप है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितने एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया। और इससे अब प्रिंटेड कुछ सवाल है संज्ञा से, आइए उसको देख लेते हैं, है ना। संज्ञा से कुछ सवाल है, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। संज्ञा शब्द से करें, जैसे तरल अवस्था में होता है, क्या होता है? सुंदरी। अरे सुंदरी, सुंदरी तो किसी का गुण है ना। सुंदरी भाव, मतलब सुंदरी कहने का मतलब भाववाचक संज्ञा है, किसी का गुण है। सुंदरी उसको महसूस करा रहा है, ये नहीं होगा। उसके बाद वह तरल अवस्था में, ना ये भी गलत। कुछ तरल अवस्था में है, लेकिन हमको बोले संज्ञा शब्द, लेकिन कुछ तो है वो संज्ञा से नहीं है, तो यानी कि ये भी नहीं। और इसका होगा सीधा आंसर डी, पारा। जो पारा जो है तरल अवस्था में है, और पारा क्या है? तो पारा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है ये? द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। पारा क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा, और पारा तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के खाली स्थान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको भाववाचक संज्ञा चुन के यहाँ पे डालना है, ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे मोटापे, अब बूढ़े आदमी के मोटापा भले हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला भाववाचक। मोटापा भाववाचक है। मोटापा महसूस होता है कि हाँ मोटापा तो है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति है, तो बूढ़ा व्यक्ति का कौन होगा? बुढ़ापा। तो मोटापा नहीं होगा, बुढ़ापे। बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का मजाक यानी कि तिरस्कार यानी कि मजाक नहीं उड़ा सकते। हालांकि मोटापे जो है वो भी भाववाचक संज्ञा है, फील आता है, लेकिन वो बोला है कि एकदम यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें सटीक बैठना चाहिए। बूढ़ा तो होगा नहीं और चाल चलन तो होगा नहीं, तो बुढ़ापे व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? आप क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, यहाँ तक पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, यहाँ तक छाट के निकाल देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और जब घर आके आंसर की चेक करेंगे तो बोलेंगे कि अरे ये क्वेश्चन और गलत हो गया, कैसे? हमने तो सही मारा था। तब आए ओहो मैंने ये लाइन पूरा नहीं पढ़ा, यहाँ पे नहीं बोला है, इसीलिए पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही उसका जवाब दीजिए। तो बोला कि किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि 3 जो है वो भाववाचक संज्ञा, एक जो है वो नहीं है, वो छाटना है आपको। कौन सा नहीं है? तो देखते हैं। जैसे ममत्व, ममता यानी कि ममता, माँ की ममता, ये भी भाववाचक है, इसको महसूस करते हैं, ये भाववाचक है, ये तो नहीं होगा। घबराहट, घबराहट हो रही है मुझको, अंदर से उल्टी आ रही है, घबराहट हो रही है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद गर्मी, गर्मी भी हमको महसूस होती है, इसको प्लेट में नहीं परोस सकते, घबराहट को भी प्लेट में नहीं परोस सकते, तो ये भी वो नहीं होगा। और जब 3 ऑप्शन गलत, देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? एटलस। और एटलस क्या है? एटलस एक पक्षी का नाम है। एटलस जो है वो एक पक्षी का नाम है। एटलस क्या है? एक पक्षी का एक ग्रुप है या फिर नाम है, जो भी बोलिए, तो ये पक्षी है, पक्षी का नाम है, यानी कि ये जो है वो भाववाचक नहीं होगी। वही तो बोला था कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि एटलस जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी ममत्व, घबराहट, गर्मी, बुढ़ापा, बचपन, प्रेम, दुख, दर्द, सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? यानी कि पहला जो वर्ड है वो भाववाचक होना चाहिए, दूसरा वर्ड समूहवाचक होना चाहिए, और तीसरा जातिवाचक होना चाहिए। जैसे अगर भाववाचक चुने हम, तो चांदी भाववाचक है, चांदी महसूस होता है ना, ये तो द्रव्यवाचक है, ये भी गलत। बी नंबर, कावेरी, कावेरी जो है नदी का नाम है, तो ये भाववाचक है ना, ये भी गलत। तीसरा
दास तत्व, हाँ ये भाववाचक संज्ञा हो सकता है। उसके बाद मकान, क्या मकान भाववाचक संज्ञा है ना? यानी कि हमारा कहने का मतलब ऑप्शन जो इसका सही है, दास तत्व यानी कि भाववाचक। घोध है समूहवाचक, समूह का एक घोध का घोध जो समूह होता है एक, उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद जुलाहा, जुलाहा एक जातिवाचक है, जुलाहा बहुत सारे होते हैं ना, तो जुलाहा यानी कि जातिवाचक हो गई जुलाहा। समूहवाचक हो गया घोध, और भाववाचक हो गया दास तत्व, यानी कि इसका जो ऑप्शन है सी नंबर सटीक बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, सॉरी, कुछ प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जैसे 5वां क्या कहता है कि जिस संज्ञा शब्द में केवल एक व्यक्ति का बोध हो उसे वह क्या कहलाती है? कि जिस संज्ञा शब्द से केवल एक व्यक्ति का बोध हो। हमने पहला डिफिनेशन पढ़ा था कि जो संज्ञा शब्द वो केवल एक व्यक्ति का डिफेंस करा, मतलब जो बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं? केवल एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति क्या कहता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक उसके जैसे और हो, लेकिन व्यक्तिवाचक जो दुनिया में अकेली हो, यानी कि केवल एक व्यक्ति का बोध कराती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? सभी जातिवाचक यानी कि जो कॉमा दिया हुआ है वो सभी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक दुनिया में बहुत सारे उसके जैसे और हो, दृश्य हो जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे भारत, क्या भारत जातिवाचक संज्ञा? दुनिया में बहुत सारे भारत नहीं, एक ही तो है, तो ये व्यक्तिवाचक गलत। पुस्तक, पुस्तक भी बहुत सारे जातिवाचक, हाँ। पहाड़, पहाड़ भी बहुत सारे हैं, केटू कंचनजंगा, हाँ। नदी, नदी भी बहुत सारे, गंगा जमुना सरस्वती, हाँ। तो जो तीनों के तीनों जातिवाचक निकल गए, यानी कि यही हमारा ऑप्शन सही होगा। बाकी हम आगे चेक क्यों करें? जैसे जयपुर, जयपुर में दुनिया में एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। गंगा, गंगा भी दुनिया में एक ही है, ये भी तो व्यक्तिवाचक हो गई। तो बाकी जो बचा ऑप्शन नंबर 2 वही तो है, जो तीनों के तीनों जो वर्ड है वो कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, संज्ञा के भेद होते हैं। हाँ, अगर आपको ये बोले कि संज्ञा के प्राचीन के हिंदी के अनुसार कितने भेद होते हैं, मारिएगा आप 5। अगर संज्ञा के आधुनिक हिंदी के अनुसार मारिएगा तो मारिएगा 3। लेकिन आपको प्राचीन और आधुनिक ना दे और डायरेक्ट आपसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप आंसर लगाइएगा 5। चाहे ऑप्शन में 50 क्यों ना हो, आप ऑप्शन केवल 5 लगाइए। 5 कौन कौन से? फिंगर टिप्स में याद रखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, है ना। ये 5 आपके भाग है संज्ञा के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, जातिवाचक संज्ञा शब्द चुने। इनमें से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक? जाति, फट से ना याद आना चाहिए, जाति जिसके जैसे जाति और हो, यानी कि जिसके जैसे और हो, जो दृश्य हो। हिमालय, हिमालय दुनिया में बहुत सारा है ना, बोलेंगे एक है, यानी कि ये व्यक्तिवाचक है। सोना, सोना चांदी क्या है? ये तो द्रव्यवाचक है। नदी, नदी जिसके जैसे बहुत सारे हो, तो नदी के अंदर बहुत है, तो यानी कि ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद सभा, सभा यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर, तो एक व्यक्ति से बनता है नहीं, वो बहुत सारे, यानी कि ये हो जाएगा समूहवाचक। तो ये समूहवाचक, ये द्रव्यवाचक, ये व्यक्तिवाचक। तो बचा कौन ऑप्शन में? सी नंबर जातिवाचक संज्ञा, ये जो नदी है ना, नदी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों का सही भाववाचक संज्ञा विकल्प हो। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोए हैं, कढ़ाई में अभी भी क्या है? अभी भी गंदा लगा है। हम लोग गांव में अक्सर जो बर्तन पहले चूल्हे पे चढ़ाने से पहले उसको हम लेवा देते हैं, यानी कि जो मिट्टी का लेप है उसको लगाते हैं ताकि धोने में आसान हो, सारा छूट जाए। तो ये क्या लेवा है, मतलब जो चिपचिपाहट है। देखते हैं कि क्या बोला है हमको, भाववाचक संज्ञा। भाव जो केवल महसूस हो, महसूस यानी कि चिकनाहट, चिकनाहट हमको दिखाई दे रहा है, हाँ महसूस होता है, चिकनाहट के चिप 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 करता है। उसको प्लेट में परोस सकते हैं? नहीं, नहीं परोस सकते, यानी कि वो भाववाचक संज्ञा है। इसको अगर भर के देखेंगे कि आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोए हैं, पुष्पा केवल झुकेगा नहीं, आपको बर्तन भी धोना पड़ेगा, झुक के नहीं, वो भी बैठ के। तो आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोए, कढ़ाई में अभी भी चिकनाहट है, चिपचिपाहट भी हो सकता है लेकिन चिकनाहट है, अभी भी चिकनाहट है। चिकना है नहीं, भाववाचक संज्ञा नहीं है। खटाई है नहीं, तेल है, तेल है लेकिन तेल जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि चिकनाहट है। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत होंगे, तो कौन सा हो गया? चिकनाहट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे क्या कहलाती है? अभी आपने पढ़ा है कि जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति, व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का, व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी जाति हो, तो वो किस में आएंगे? क्या भाववाचक में आएंगे ना? भाव तो केवल महसूस है। समूहवाचक में है ना? समूहवाचक तो टीम वगैरह है। जातिवाचक, हाँ व्यक्तियों और वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक नहीं आएगी, द्रव्यवाचक सोना चांदी
ये सब हो गया है ना। तो जिन संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और प्रश्न है 9। आज हो गया ये संज्ञा चैप्टर कंप्लीट, जो कि इसमें मिलेगा आपको इंग्लिश इजी विथ बाला चैनल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या लेकर के, तो रीजनिंग का कोई भी या चैप्टर लेके, या फिर इसी का हिंदी चैप्टर 2 लेके, सर्वनाम हो गया या फिर कुछ भी, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। वंदे जय भारत।